नमस्कार दोस्तों, विकास दुबे, अमिताभ बच्चन, राफेल पर घंटों आपने न्यूज चैनल्स पर एंकर्स को दंगल, दस्तक, भारत की दहाड़, चाइना को लताड़, सुबह की बात शाम की बात करते देखा होगा। इस बीच 29 जुलाई को एक खबर आती है जिस पर हमें घंटों डिस्कशन चाहिए था, जिस पर प्राइम टाइम डिबेट्स होने चाहिए थे, जिसमें लोगों की बात लोगों को साधारण शब्दों में समझानी चाहिए थी। वो खबर है मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इस खबर पर घंटों डिस्कशन किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये खबर हर घर, हर गांव, हर शहर से जुड़ी है, क्योंकि विद्यार्थी तो हर घर में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और NEP 2020 को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है। वैसे तो ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, पर मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो आप क्या पढ़ेंगे, आपके एग्ज़ाम्स कौन और कब कंडक्ट करवाएगा, आपकी स्कूलिंग या ग्रेजुएशन कितने साल की होगी और इसका सिलेबस क्या होगा, ये सब निर्धारित करता है आपकी एजुकेशन पॉलिसी। मोदी सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के ड्राफ्ट को 29 जुलाई को मंजूरी दे दी, जिसकी मांग अरसे से की जा रही थी। बीजेपी ने भी अपने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी सरकार ने 2014 से 2019 तक इसके लिए कुछ नहीं किया। 31 अक्टूबर 2015 को केंद्र सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव KR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। इस कमेटी को नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। इस कमेटी ने 27 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 24 जून 2017 को पूर्व इसरो चीफ K कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की टीम को फाइनल ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी। 31 मई 2019 को इस कमेटी ने ये ड्राफ्ट HRD मिनिस्ट्री को सौंपा। इसके बाद सरकार ने लोगों से भी सुझाव मांगे, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने सुझाव भेजे। इसके बाद फाइनली 29 जुलाई 2020 को सरकार ने इस पॉलिसी को, इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया। अब बात करते हैं कि इस नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों थी। अभी जो शिक्षा नीति चलन में है वो राजीव गांधी सरकार ने 1986 में बनाई थी, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। 1986 से लेकर 2020 तक 35 साल बीत गए और इस शिक्षा नीति में बार बार बदलाव की कोशिशें की गई। 21वीं सदी का श्रेष्ठ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये बदलाव ज़रूरी भी था। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के ड्राफ्ट और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहली बात, मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब इस मंत्रालय का नाम बदला गया। 1947 से लेकर 1986 तक इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। 1986 में जब राजीव गांधी ने शिक्षा नीति में बदलाव किए तो इस मंत्रालय का नाम भी बदल दिया। ये कहते हुए मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जब पुराने नाम के साथ नई नीति लाई जा रही है। ना तो अक्सर हमने देखा है कि सरकारें वही पुरानी नीतियां बस नाम बदल दिए जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इस ड्राफ्ट में कुल 54 पेज हैं। आप सोचेंगे कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मीडिया चैनल्स में कई बार ऐसी डिबेट्स हुई हैं जब बहस इस बात पे होती है कि ड्राफ्ट में पेजेस कितने हैं, ट्रिलियन में जीरो कितनी है। आने वाले ये जो पूरा 5 वर्ष है, इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे। आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। बताता अब बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता आप सुनो। आज बताओ ABP न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई। देखिए कितने जीरो होते हैं, ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा। अब बात करते हैं इस ड्राफ्ट के कोर की, जिसे मैं बहुत साधारण शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।
सबसे पहली बात, अब 10+2 के बजाय 5+3+3+4 का सिस्टम लागू किया। 10+2 का सिस्टम यानी 1 से 10वीं तक छात्रों को सारे विषय पढ़ाए जाते थे और 10वीं के बाद बच्चों को स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी। बात करें नए सिस्टम की जो कि 5+3+3+4 का है, तो इसका मतलब है कि जो शिक्षा अब तक 2 वर्गों में बांटी गई थी उसे अब 4 वर्गों में बांट दिया है। अब बात करते हैं इन चारों वर्गों की और इसमें क्या क्या एजुकेशन रिफॉर्म्स किए जाएंगे। पहला वर्ग, इसमें 3 से 6 साल के बच्चे आएंगे जिन्हें प्री प्राइमरी या प्ले स्कूल से दूसरी कक्षा तक की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि वो कंटिन्यूटी, बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे। मतलब 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है 8 वर्ष तक एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरीके से पढ़ाई करे, प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ताकि वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव। दूसरा वर्ग, इस वर्ग में तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा के छात्र आएंगे। एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने ये कहा है कि 5वीं कक्षा तक के बच्चों को रीजनल या मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। जो शिक्षा का माध्यम है उसमें ये लिखा है कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहाँ पॉसिबल हो। एक ट्विटर यूज़र ने एक दिलचस्प चीज़ बताई। उनका कहना है वो केरला में रहते हैं तो उनके बच्चों को दूसरी तीसरी तक मलयालम पढ़ाई जाएगी, पर अगर बाई चांस उनका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हो जाता है तो उसके बाद उनके बच्चों को मराठी पढ़ाई जाएगी या मलयालम, इसका जिक्र इस ड्राफ्ट में नहीं है। वैसे सरकार का ये भी कहना है कि किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी और हम आशा करते हैं कि सरकार लचीलेपन के साथ इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगी। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि ये एक बेहद अच्छा कदम है। वर्ल्ड की ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ की रीजनल भाषा में ही दी जाती है, जिससे बच्चे अपने कल्चर और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तीसरा वर्ग, इस वर्ग में 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे आएंगे। सरकार ने कहा है कि इस लेवल पर बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, इंटर्नशिप्स, वोकेशनल कोर्सेज होंगे। ये सच में एक सराहनीय कदम होगा। वोकेशनल जो है वो क्लास 6 से शुरू किया जाएगा। ये भी इस पॉलिसी में पहली बार है। पिछली पॉलिसीज़ में दिया हुआ है कि स्कूलिंग में सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल शुरू होगा, ये कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप्स भी हम पॉलिसी में लेके आए हैं कि बच्चा जो लोकल क्राफ्ट्स पर्सन है या ट्रेड पर्सन है वहाँ जाकर के बैगलेस डे करके 10 दिन की इंटर्नशिप साथ में उनके साथ बैठ के करे, चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उसके वहाँ जाके अटैचमेंट करके बच्चा समझे कि लोकल क्राफ्ट्स ट्रेड्स क्या हैं। इस पर मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी आपको सुनाना चाहूँगा। दूसरा, मैंने बीवॉक के लिए कहा, एक जगह पॉलिसी बात करती है बीवॉक की, वोकेशनल एजुकेशन की कई जगह बात करती है, लेकिन आज बच्चा बीवॉक में नहीं जाना चाहता। हमने भी 9 कॉलेज शुरू किए बीवॉक के, नहीं जाना चाहता बच्चा, कम बच्चे जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहता? मैंने पता किया, बोला साहब क्या करेंगे जाके। देश भर में नौकरियों के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, आरआरस हैं, उसमें बीवॉक की कोई मान्यता नहीं है। आज एक बीवॉक करने वाला बच्चा आईएएस का नहीं बन सकता। आप कहने को तो कहते हो बैचलर ऑफ वोकेशनल, प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया और वोकेशनल की बात करते हैं, पॉलिसी कहती है साहब बीवॉक को बढ़ाएंगे, हम वोकेशनल को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर एक बीवॉक करने वाला बच्चा, वोकेशनल में बैचलर की डिग्री लेने वाला बच्चा, अगर आप उसको कहोगे नहीं जी तुम बैचलर तो हो पर वो वाले नहीं हो जिसको हम आईएएस बना सकते हैं, वो वाले नहीं हो जिसको हम यूपीएससी एग्जाम दिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको तंदुरुस्त करने के लिए सरकार क्या करे। देखिए, 6th 7th स्टैंडर्ड में वोकेशनल कोर्सेज को बच्चे तब तक सीरियसली नहीं लेंगे जब तक उन्हें इस डिपार्टमेंट में फ्यूचर बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री को बीए, बीएससी या बीटेक की डिग्री के इक्विवेलेंट मानना होगा। चौथा वर्ग, इस वर्ग में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे आएंगे।
बोर्ड एग्ज़ाम, इसके ऊपर काफ़ी विस्तृत में पॉलिसी में लिखा हुआ है। बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसका महत्व जो है उसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, साल में एक बार होना ज़रूरी नहीं है, 2 बार हो सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हर सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स से शुरू करते हुए हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पे ऑफ़र किया जा सकता है। और तीसरा ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम को 2 भाग में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से काफ़ी सारे इसके अंदर पॉलिसी में चीज़ें लाई गई हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करे, रोट लर्निंग को नहीं, जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहाँ जा कर के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए। इस पॉलिसी की दूसरी बड़ी बात मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी आप अपने मनचाही सब्जेक्ट चुन सकते हैं और कोई भी फिक्स स्ट्रीम नहीं होगी। आप फिजिक्स के साथ अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। ये सच में एक सराहनीय फैसला है। तीसरी बात, इस पॉलिसी में सिलेबस भी कम करने की बात की गई है ताकि बच्चे स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च वर्क में ज़्यादा समय दे पाएं। जो मेन चीज़ है, जो आप सेकंड लास्ट बुलेट देख रहे हैं, कि जो करिकुलम है हमारा वो इतना हैवी है कि बच्चे जो है लाइफ स्किल्स, साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो करिकुलम को एसेंशियल कंटेंट तक सीमित किया जाएगा ताकि समय मिले बच्चे को कि ये सब चीज़ एक्सप्लोर कर सके। वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जाएगा। चौथा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि रिपोर्ट कार्ड में मूल्यांकन 3 तरीके से किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा आप भी सुनिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें लेके आए हैं कि जो बच्चे का जो आप रिपोर्ट कार्ड होता है, आप सबके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आता होगा, वो 2 पेज का होता है। एक साइड सब्जेक्ट लिखे होते हैं और उसमें कुछ मार्क्स और लाल रंग की लाइन वाइन कहीं डाल दी जाती है, और दूसरी साइड लिखा जाता है कि बच्चा क्लास में बात नहीं करता। बस इतने सा रिपोर्ट कार्ड होता है। ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। इसमें 3 तरह के मूल्यांकन होंगे। एक तो खुद बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा सहपाठी जो उसके हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है, इसमें हर साल इस बच्चे को कौन सी लाइफ स्किल इस बच्चे में समावेश होनी चाहिए वो लिखा होगा, पेरेंट्स के साथ चर्चा होगी, और वो हर लाइफ स्किल के ऊपर चर्चा करता हुआ रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करके जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास अपने पिछले 15 साल का पूरा एक, जिसको कहते हैं कच्चा चिट्ठा होगा, जिसमें लिखा होगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स उसने इम्बाइब करी। 5वां, उच्च शिक्षा अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली होगी। इसका मतलब समझते हैं। अगर आपने बीएससी में एडमिशन लिया और 1 साल बाद आपका मन बदल गया, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो आपका ये साल बर्बाद नहीं जाएगा। 1 साल बाद अगर आप डिग्री छोड़ते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल बाद अगर आप डिग्री छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको पता ही है कि आपको डिग्री मिलेगी। 6, इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। ये एक बेहद ज़रूरी कदम है, पर अफसोस की बात यह है कि ये डिमांड 1966 से की जा रही है और इस पर अब तक अमल नहीं किया गया। 1966 में कोठारी कमीशन ने भी अपनी रिकमेंडेशंस में ये कहा था कि शिक्षा पर खर्च जीडीपी का 6% होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जीडीपी का 4.3% ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। कुल मिलाकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये ड्राफ्ट दिखने में चमकदार है, लुभावना है, आशावादी है, पर इसकी असल परीक्षा होगी इम्प्लीमेंटेशन की समय। इस पॉलिसी को मोदी सरकार अगर धरातल पर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाई तो ये एक सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ मजबूत कदम होगा। आपको ये पॉलिसी कैसी लगी और आप इसे 10 में से कितने अंक देंगे, नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो फ्यूचर में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि इस पॉलिसी के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो और इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में हम सरकार की मदद कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बीच 29 लोगों की बात लोगों को साधारण शब्दों में
आपको ये पॉलिसी कैसी लगी और आप इसे 10 में से कितने अंक देंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई तो हम 21वीं सदी का श्रेष्ठ भारत बनाने में और 1 साल बाद आपका मन बदल गया। आप और कुछ 31 अक्टूबर 2016 को 2015